आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन से उभरकर सामने आए संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश प्रादेशिक अधिवेशन शुक्रवार को रीवा के करैया मंडी के प्रांगण में संपन्न हुआ। इसमें किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं, अनेक संगठनों के राज्य स्तरीय नेताओं के साथ विंध्य अंचल के किसानों ने भारी संख्या में भाग लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य सम्मेलन ने केंद्र तथा प्रदेश सरकारों की किसान विरोधी भूमिकाओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार चाहे मोदी की हो या शिवराज सिंह चौहान की, दोनों ने किसानों से जैसी दुश्मनी पाल रखी है। बढ़ती लागत, घटती आमदनी से किसानों को राहत देने की बजाय दोनों ही सरकारों ने जैसे खेती और किसानी को बर्बाद करने की ठान ली है। उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं, बिजली और डीजल की कीमतें आकाश छू रही हैं, वहीं घोषित एमएसपी भी नहीं मिल पा रही है। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि सरकारें पूरी बेशर्मी के साथ बड़ी बड़ी विदेश और अडानी अंबानी जैसी कॉरपोरेट कंपनियों की चाकर हैं। रीवा संभाग और विंध्य की धरा तो जमीन के कंपनीकरण का शिकार बन गई है। बड़े पैमाने पर किसान खदेड़े जा रहे हैं, ना मुआवजा मिल रहा है, ना रोजगार ही दिया जा रहा है। कि संपदा पैदा जो पूरी दुनिया में होती है, दो लोग संपदा पैदा करते हैं। एक मजदूर चाहे कारखाने में काम करता हो या औद्योगिक काम करता हो, और एक किसान। अब ये जो सरकार है वो कॉरपोरेट की सरकार संपदा पैदा करने वालों को तो तबाह कर रही है और संपदा लूटने वाले कॉरपोरेट्स को संरक्षण देती है। तो किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कृषि कानूनों की वापसी है, और मजदूरों के मुद्दे हैं कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, स्थायी रोजगार मिले, खाली पड़े पदों पर भर्ती हो। और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। और सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल बुलडोजर की सरकार है। केंद्र की सरकार भी तबाह कर रही है मजदूर किसान को और राज्य की सरकार। इसलिए ये जो आज सम्मेलन हुआ है, वो सम्मेलन से पहले 24 अगस्त को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में मजदूर किसानों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। उसमें तय किया है कि पूरे देश में मिलकर लड़ेंगे। इस सम्मेलन में भी जो कार्यक्रम बना है मजदूर संगठनों की ओर से 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, बैंक, बीमा, केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के महासंघ सब मिलके इस आंदोलन के साथ है। आने वाले दिनों में मजदूर किसान मिलकर लड़ेंगे और जो भी मुद्दे आएंगे और सरकारी खासतौर जो नीति है उस नीति के खिलाफ लड़ाई को कारगर बनाएंगे, मुकम्मल बनाएंगे। और निश्चित रूप से चुनाव आता है जब उस सब सारे संगठन गायब हो जाते हैं, ये इस बार क्या ऐसा? चुनाव से पहले जो चुनाव के लिए जो संगठन बनते हैं वो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। हमारे जो संगठन है, जो मजदूर किसान संगठन है, उनका चुनाव की नीति के आधार पर उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन हम चुनावी संगठन नहीं है। आप भी यहाँ देखते होंगे कि अगर 365 दिन में, साल में 365 दिन होते हैं, और अगर 365 दिन में अगर 50 आंदोलन होंगे तो 50 आंदोलन ही मजदूर किसान के लाल झंडे के आंदोलन। तो मजदूर किसानों का संगठन चुनावी संगठन नहीं है। चुनाव में चूंकि ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे मजदूर किसान के भविष्य को तय करेंगे, इसलिए उसमें चुनाव में भी हम भाजपा को हराने का नारा दे रहे हैं। सत्ता के अंदर किसानों का सबसे बड़ा समस्या हुआ है विस्थापन का समस्या। बड़े पैमाने पे किसान अपना ज़मीन से विस्थापित हो जाता है, लेकिन 2013 का लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट का जो कानून है, वो कानून के आधार पे किसान को जितना भी फ़ायदा मिलना चाहिए कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनका 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहा है। उनका विकसित ज़मीन का 10% बाकी वापस देना वो नहीं हो रहा है। और किसान का परिवार से ज़मीन अधिग्रहित हुआ तो परिवार में एक रोज़गार देने का अधिकार है उनका, वो नहीं दे पा रहा है। और भूमिहीन किसान हो तो उसको अलग ज़मीन देना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। इसी तरह 2013 का कानून का पूरा तोड़ गया है। इसलिए किसान का और आदिवासियों का सबसे ज़्यादा आंदोलन ज़मीन का अधिकार आपको बचाने के लिए अभी हो रहा है। दूसरा बात है, ये जो सरकार शिवराज सिंह का भी हो और मोदी जी का हो, वो पूरा से पूरा कॉरपोरेट परित सरकार है। ये कॉरपोरेट का एजेंट का रूप में वो काम कर रहा है और वो बोल रहा है सबका विकास, और इसी तरह सबका विकास के बारे में उन्होंने बोल रहा है, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा है। विकास कॉरपोरेट का हो रहा है और किसान और मजदूर का नुकसान हो रहा है।
माना जा रहा है, मतलब कॉर्पोरेट की सरकार है ये सारे से सारे कॉर्पोरेट का सरकार है। कॉर्पोरेट का तरह एक दलाल का तरह कॉर्पोरेट को ये मदद करता है। लेकिन अभी एक राजनीतिक बदलाव यहाँ आया है, वो ये है कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ने के लिए किसान अभी अकेला नहीं है, किसान और मजदूर का एकता बन चुका है। ये 75 साल में पहले बार किसान और मजदूर का ऑल ओवर इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो सारे मंचों में इकट्ठा हो गया है। अभी आने वाले दिनों में भारत देश में जो आंदोलन होगा वो कॉर्पोरेट विरोधी आंदोलन होगा, वो तीसरा स्वतंत्र संग्राम का रूप में विकास होगा। ये आंदोलन देश का किसान आपके साथ है, देश का किसान हमारा साथ है, देश का मजदूर हमारा साथ है, और इसका चलते आदिवासी हमारा साथ है, अल्पसंख्यक हमारा साथ है, दलित लोग हमारा साथ है। यह सबके लिए ये आंदोलन आगे उभर कर आएगा। सबका नेतृत्व का रूप में किसान और मजदूर गैर चुनावी आंदोलन का रूप में आगे उभर कर आएगा। क्या नाम है और क्या पद है आपका? कृष्ण प्रसाद मेरा नाम है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा का सचिव हूँ और केरल का पूर्व विधायक भी हूँ। किसान बहुत तेजी के साथ जाग रहा है। 3 बड़े सवालों पर हम लोगों ने इसमें चर्चा की। पहला तो हमने मध्य प्रदेश की किसानों की समस्याओं को सूत्रबद्ध किया है, इकट्ठा किया है, और उनमें रीवा संभाग की समस्याओं को विशेष तौर से हम लोगों ने लिया है और इन्हें जोड़कर हम लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत करने वाले हैं। 2, 3, 4 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से शुरू करके मध्य प्रदेश का संयुक्त किसान मोर्चा एक धरना देगा राजभवन के सामने भोपाल में। इसमें खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश की ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त मोर्चा है उसने भी किसानों के साथ आने का फैसला लिया है। आज उसके प्रतिनिधि के रूप में C2 के महासचिव प्रमोद प्रधान जी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। एक और अच्छी बात थी हमारे सम्मेलन के लिए कि आज तक देश में जितने भी सम्मेलन हुए इतने सारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए। मतलब मेधा पाटकर जी भी आई, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा जो इस देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है उसके राष्ट्रीय सचिव भी आए, हमारे नेता जो हैं P. कृष्ण प्रसाद जी। उसके अलावा एक और संगठन है उसके नेता सत्यवान जी भी आए, डॉक्टर सुनीलम जी भी आए। दिल्ली के एक विधायक हैं पंकज पुष्कर साहब, उनका योगेंद्र यादव जी वाला जय किसान नाम का संगठन है, वो भी आए, और मध्य प्रदेश के करीबन 35-40 किसान संगठन यहाँ पर हैं। तो इनको लेकर संघर्ष चलाएंगे, पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये हुई है कि इस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि हमारी ये मान्यता है कि मोदी और शिवराज सिंह की सरकार ने किसानों को दुश्मन मान लिया है और उनकी खेती को, उनके जीवन को बर्बाद करने में लगा है। तो आज की महापंचायत ने, इस सम्मेलन ने ये फैसला लिया है कि अगर उसने हमसे राहत मान ली है तो हम भी 2023 और 2024 के चुनाव में उनको दंडित करने का काम करेंगे। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए उनकी किसानों की आत्महत्याएं करवाने वाली नीतियों, खेती किसानी को कॉरपोरेट के हाथ में देने वाली नीतियों और किसान के प्रति बैर भाव पालने वाली नीतियों के खिलाफ, इनके खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा और 23 में भी इनको सत्ता से हटाया जाएगा और 24 में। ये बांटने का काम जो सरकार कर रही है, सरकार के पास कोई समाधान नहीं है, इसलिए अब वो इस तरीके के जहरीले प्रचार को लेकर आई है जिसमें हो सकता है कि उनको लगता है कि 2-4% वोट उन्माद के नाम पर उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन देश टूटेगा। इसलिए वो जो खतरनाक नीति ले जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग मणिपुर में भी देख रहे हैं, जो हम लोगों ने बाकी के पूरे देश भर में देखा, और वो विभाजन केवल हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है, वो विभाजन अवर्ण सवर्ण में भी है, वो विभाजन गुर्जरों और राजपूतों में भी है, वो विभाजन जाटों और जीणाओं में भी है। उन सब की फांके करके वो एक विभाजित देश के मुखिया बनना चाहते हैं। हम इस देश के विभाजन को नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश को एक बनाने का काम RSS के लोगों ने नहीं किया था, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने किया था जब पूरा भारत एक हुआ। उसकी एकता को भी खतरा है, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। और देश कैसे बचेगा? ज्यादातर समाज जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। समाज समझे कि सरकार क्या कर रही है। वो लाडली बहनाओं को रेवड़ी बांटेंगी, बिजली मुफ्त दे देगी, तो भी बिजली के ही निर्माण के लिए उद्ध्वस्त कर रही है ऊर्जा के संसाधन। और ये भी समझ में जरूरी है कि चुनाव के ही मद्देनजर बराबर पैसा आता है 10,000 रुपया युवाओं को देने के लिए, लाडली बहना को 1250 या 3,000 देने के लिए। अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? अभी क्यों बहना लाडली हो गई? और जो बहना विस्थापित समाज की है, जो बहना वंचित शोषित पीड़ित समाज की है, वो लाडली नहीं है क्या? ये भी सवाल पूछना जरूरी है। महिलाओं ने समझना चाहिए कि मणिपुर जैसी, हाथरस जैसी महिलाओं के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा के खिलाफ आज की सरकार एक लफ्ज नहीं निकालती है, उनको उसकी परवाह नहीं है, तो बहना उनकी लाडली नहीं है। रीवा में आज
आपका आगमन हुआ है, किसान आंदोलन में भाग लेने जा रही हैं आप, इस पर क्या आज? रीवा की एक विशेषता है, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो 13 महीने आंदोलन चला, उसके साथ साथ रीवा में जितने भी लोग एकत्रित रहे उन्होंने अपना धरना भी चलाया। और इसलिए रीवा एक ऐसा जिला कि जिसमें बहुत सारा वन भूमि है, 13% से ज़्यादा, पर खेती भी है, पर हर जगह के जैसे यहाँ भी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मंडियों की दिक्कतें है ही, पर यहाँ आवारा पशुओं की दिक्कत तो खेती खत्म कर रही है। और इस पर अगर सरकार संवेदना नहीं रखती, लोगों की वेदना नहीं जानती, उपाय नहीं सुझाती और लाती, तो फिर किसान विरोधी सरकार मानकर यहाँ जो आज किसान महापंचायत हो रही है वो निश्चित रूप से अपने अधिकार की बात उठाएंगे। और किसानों में हम खेत मजदूर को भी लेते हैं, पशुपालक को भी लेते हैं, मछुआरों को भी लेते हैं, और हम वनोपज पर जीने वाले आदिवासी या चरागाह पर जीने वाले दलित को भी लेते हैं। और ये जो भूमि अधिग्रहण नहीं, भूमि पर आक्रमण और अतिक्रमण का मुद्दा है, वो तो रीवा, सतना, सीधी में उमेश तिवारी जी के नेतृत्व में 18 सितंबर से एक धरना भी चल रहा है। हम उन सब के साथ हैं, हम सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, डॉक्टर सुनीलम कई जगह पहुंचते हैं, तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज हम सब लोग जो कार्यकारिणी के हम सदस्य हैं यहाँ आकर रीवा के किसानों का भी संबल बढ़ाएंगे और उनके संघर्ष को और निर्माण को हम साथ देंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। अंबानी और अडानी 1000 करोड़ से 1600 करोड़ तक रोज की कमाई करते हैं, और मनरेगा में काम करने वाली हमारी आदिवासी महिला या पुरुष, इनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती और कम से कम साल भर में 200 दिन की मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो ये जो गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका फायदा चुनावी राजनीति में हो रहा है। 2 चुनावों के बीच में वो इनका फायदा करते हैं, और चुनाव के समय ये कॉर्पोरेट्स उनको चंदा ही नहीं, कॉर्पोरेट नेता बनाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल, कौन उम्मीदवार होगा ये भी तो पैसा, पूंजी और बाजार तय कर रहा है आज, और उनको चुनने के बाद खरीदा और बिका जा रहा है। तो फिर चुनावी राजनीति की मर्यादा आप समझिए। संसद में कौन से सवाल पर हमको जवाब मिलते हैं? जब यूपीए सरकार थी तब कितने सारे कानून आए, पर वो भी जन आंदोलनों का संघर्ष चला तब आए। हॉकर्स एक्ट में हम शामिल थे, नया भू अर्जन कानून में हम शामिल थे, मनरेगा कानून में हम शामिल थे, सूचना का अधिकार आया, पैसा कानून आया, ये सब कानून, असंगठित श्रमिकों का कानून आया, कई सारे कानूनों के मसौदे बनाने में भी हमारी सहभागिता ली जाती थी। प्रणब मुखर्जी भी जब राष्ट्रपति बने, सबके आशीर्वाद से बने थे, फिर भी बजट पर चर्चा करने के लिए भी हमको बुलाते थे। योजना आयोग था, वो भी चर्चा करने के लिए हमको बुलाया था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया हमारे पक्ष में नहीं थे सभी विचारों पर, कॉर्पोरेट्स के भी पक्ष लेते थे, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के पक्ष लेते थे, फिर भी कम से कम वहाँ LC जैन साहब थे, इला भट्ट थी, युगंधर जी थे, भालचंद्र मुंगेकर थे, अभिजीत सेन थे, हमारी सुनवाई तो होती थी। आज वो है नहीं, और संसद में 3 मिनट में कानून बदल जाता है, और संसद के किसी ना किसी को बाहर करते हैं, सब लोग उनके समर्थन में बाहर बैठते हैं, तो ये अंदर जो चाहिए वो मंजूर करते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने करीबन 21 कानूनों में संशोधन लाए कुछ दिनों में। तो ये सब जो हो रहा है, उसलिए संसद बाह्य जो राजनीति, जो जन आंदोलनों की राजनीति है, जिसमें राज जनता का और नीति भी जनता के पक्ष, इसको समाजवाद कहते हैं, इसको ख़त्म करे बिना वो आज की जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था और राजनीति चलाना चाहते हैं वो नहीं चला सकते। इसलिए वो 2 शब्द हटाकर वो पूरे देश के शासन को स्वशासन के बदले, सुशासन के बदले कुशासन की तरफ ले जा रहे हैं। महिला विधेयक पे भी पारित किया गया, इसको कितना मानते हैं आप? महिला विधायक नहीं, महिला विधेयक नहीं, महिला आरक्षण, हाँ, इसको तो हम मानते हैं, पर दशकों बीत गए, किसी न किसी मुद्दे पर वो रुका रहा। अभी एकदम चुनाव के ही मद्देनजर समान नागरिक कायदा और महिला आरक्षण क्यों आता है, समझने की बात है। चुनाव के बाद इसका क्या होगा ये बता नहीं सकते हैं। और महिला आरक्षण में ये संभावना बिल्कुल है कि जिसके ससुर कोई राजनेता है, जिसके पति राजनेता है, जिसके पिता राजनेता है,
इसका जमाई राजनेता है, वही महिला को अगर टिकट देंगे तो परिवारवाद करके जो मोदी जी धिक्कार कर रहे हैं किसी का भी, वो परिवारवाद और बढ़ेगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको सही में वंचित समाज की जुझारू महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए। 3% अपने उम्मीदवारों में सही पार्टी या महिलाओं को उम्मीदवार प्रत्याशी बनाते आई है। ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं 50%। पर चुनाव सुधार में मैंने तो बार बार एक मुद्दा रखा है कि हर चुनाव क्षेत्र में करीबन 50% महिलाएं हैं भ्रूण हत्याओं के बावजूद। तो फिर हर चुनाव क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष, 2 जनप्रतिनिधि होने चाहिए, तभी जाकर सही 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। और वो स्थानीय समाज का, स्थानीय स्वराज्य संस्था, नाम तो बहुत बड़ा है पंचायती राज का, लेकिन उसमें महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी सही अर्थ से समय नहीं मिलता, स्थान सम्मान दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को नहीं मिलता है। तो महिलाएं ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, महिलाएं ज़्यादा जीवटता रखती हैं, महिलाएं ज़्यादा ईमानदार होती हैं। महिलाओं को जीने मरने के सवालों से जन्मदात्री के रूप में ज़्यादा संवेदना होती है। तो महिलाओं का राजनीति में होना ज़रूरी है, पर ऐसी ही महिला जो राजनीति और समाज नीति, ये दोनों के समन्वय के साथ अपना योगदान दे सके।